हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट इंग्लिश हो जाता है उसके राजन सीरीज के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, आज का फर्स्ट टॉपिक देखते हैं पहले कि इसमें क्या है। इसमें देखिए प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस आपका हो जाता है, प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से टेंस आते हैं सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस होता है, उसके बाद आपका पास्ट टेंस होता है, उसके बाद आपका फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है ना। और प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? जो काम हम आज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान काल में कर रहे हैं, है ना। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? तो वर्तमान काल होता है। उसके बाद अगर फ्यूचर की बात की जाए तो फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, यानी जो हम काम करेंगे कल, यानी है ना आने वाले कल में करेंगे, वो फ्यूचर हो जाता है, यानी कि भविष्य काल, ठीक है ना, भविष्य काल। और अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट का मतलब होता है जो हम कल कर चुके हैं, जैसे कल हमने पढ़ा था या आपने पढ़ा था या आपने खेला था या आप स्कूल गए थे, बहरहाल जो भी आपने कल किया होगा जैसे बीते हुए कल में, वो क्या हो जाता है? वो भूतकाल हो जाता है। और उसको क्या कहते हैं? उसको देखिए भूत यानी कि पास्ट टेंस यानी भूतकाल, तो ये आपका हो जाता है भूतकाल। अब इसमें समझिए, जैसे जो वर्तमान काल है, भविष्य काल है, भूतकाल है, तो इसमें कितने कितने प्रकार होते हैं? क्योंकि टेंस तो 3 होते हैं, उसमें प्रकार 4 होते हैं। कितने कितने होते हैं? तो 4 प्रकार सभी में होते हैं। अब कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? तो पहले वर्तमान में आ जाए, यानी प्रेजेंट में आ जाए। तो प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरह भविष्य काल में आ जाए तो आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके बाद आपका पास्ट आ जाए, पास्ट में यानी कि भूतकाल, तो उसमें भी ऐसे ही होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे, सो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। तो चलते हैं, देखते हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि अभी बताया कि जो काम हम आज कर रहे हैं, है ना, प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस होता है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप बोल सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हैं। और इसमें पहचान क्या होती है? जैसे इस टेंस में क्या होता है, जैसे ता है, ती है, ते है। जैसे राम जाता है, राधा खेलती है, तो राम जाता है, ता है, यानी राम जाता है, तो इसमें क्या है? ता है ना। राधा खेलती है, तो राधा खेलती है, खेलती है, तो इसमें क्या है? ती है, यानी ता है, ती है, ते है, इस तरह से जो आते हैं, यानी लास्ट में आते हैं, तो ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद देखते हैं, इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। वही चीज कि वर्तमान में हम वो काम कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हैं, क्योंकि अगर हम रहे हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस में पहुंच जाएंगे, है ना। हमको अभी इंडेफिनिट में रहना है, तो हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते हो, आप खेलते हो, इस तरह से हो जाता है। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। ये टेंस निम्न रूप में पाए जाते हैं। जैसे जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ठीक है, वो भी इसी में होंगी। जो सर्वव्यापी सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तो वो इसी में तो आएगा। अगर सूरज निकलता है तो सूरज निकलता ही है, उसको आप और किसी चीज में चेंज ही नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो इसी में आता है। उसके बाद आपका हो जाता है पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब आप सोचेंगे ये क्या? ये देखिए इसी में है।
अब आप चाहें, देखिए आपके टेंस जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंस भी होते हैं, जैसे जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, नॉट का यूज यानी नो का यूज नहीं होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। अब नेगेटिव किसको कहते हैं, इसको समझ लें। नेगेटिव उसको कहते हैं जिसमें नॉट का या नो का, जैसे यहाँ पे नॉट या नो का या नहीं का यूज होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है, यानी क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब हो जाता है। क्या, कब, कैसे। अब जब ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क ही तो लगेगा, जैसे क्या तुम पढ़ चुके हो, या क्या तुम पढ़ते हो, ये चुका है तो मतलब हम लोग किस में पहुंच गए, चुका, चुकी, चुके। अभी यहाँ पे नहीं, अभी हम मतलब यहाँ पे है कि क्या, कब, कैसे। तो जैसे क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम जाते हो, है ना, तुम कब गए, या तुम कब जाते हो, तो कब जाते हो, तो कब देखिए बीच में आ गया। तो इस पे भी अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो पॉजिटिव वो होते हैं जो सिंपल बनते हैं, नेगेटिव वो होते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अनीता एक मधुर गाना गाती है। और एक चीज और, इसमें क्या यूज होता है, तो सब अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है बनावट। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, तो बनावट। और इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या रखेंगे आप, एस या ई एस, एस या ई एस। अब देखिए इसमें अगर कहीं पे देखिए ऑब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे, कहीं पे नहीं है ऑब्जेक्ट तो आप नहीं लगाएंगे, ये हो गया। अब इसमें एस या ई एस कहाँ पे यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही कहाँ पे रखी जाती है, ये भी समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है इसको समझना। तो इसमें क्या होता है कि जहां पे आपका ही, शी, इट, ये सब आते हैं, या एक वचन करता आता है ना, एक वचन करता, जैसे राधा भाई एक है, राम एक है, या किसी का नाम एक है, या आपका नाम तो एक ही तो है, आप एक ही तो हैं। हालांकि दुनिया में बहुत सारे नाम हैं लेकिन यहाँ पे आप एक ही तो हैं। तो ही, शी, इट और एक वचन कर्ता के साथ क्या यूज होता है, तो एस या ई एस यूज होता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। जैसे कहीं पे रीड आ गया यानी पढ़ना आ गया तो वहां पे एस का यूज करेंगे। कहीं पे जाना है तो गो, आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा, ऐसे तो नहीं देखा होगा, यहाँ पे इस तरह से तो नहीं देखा होगा कभी, लेकिन हाँ ऐसे ई एस होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रीड में एस लगाएंगे और गो में ई एस लगाएंगे, तो इस तरह से आपका हो जाता। और यहाँ पे यही चीज नहीं कि सिर्फ रीड ही में एस लगाएंगे और गो में ही ई एस लगाएंगे, ऐसे बहुत से सेंटेंस होंगे जिसको आपको समझना रहेगा, है ना। और आपको ये भी चीजें तैयार करनी होंगी कि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है और आईएनजी फॉर्म क्या होती है। इसकी सारणी मैं आप लोगों को दूंगी, उसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि जैसे स्ट्रक्चर में भी था कि एस या ई एस, और कहाँ पे एस या ई एस का यूज नहीं होता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए कहाँ पे नहीं होता है, तो जहां पे आपका यू और वी और दे ये सब चीजें आती हैं और बहुवचन, ठीक है ना, तो उनके साथ एस या ई एस का यूज नहीं होता। जैसे आपका कहीं पे यू का मतलब क्या होता है, तो तुम होता है, वी का मतलब क्या होता है, तो हम होता है, दे का मतलब क्या होता है, तो वे होता है, यही तो होता है ना। तो इसके साथ में एस या ई एस का यूज नहीं करते हैं, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं। तो चलिए जो आपके देखिए इसमें है उसको भी देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस जैसे अनीता एक मधुर गाना गाती है, तो अनीता सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, क्योंकि देखिए अनीता एक है, सब्जेक्ट क्या है, तो अनीता, अनीता कैसी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। अनीता जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि अनीता एक है, ठीक है ना। तो अनीता एक मधुर गाना गाती है, तो अनीता सिंग, और इसमें
एस लगाएंगे, एस या एस का यूज करेंगे, क्योंकि बताया ना ही शी इट, और एक वचन के साथ एस या एस का यूज होगा। तो सिंग के साथ सिंग एस लगेगा तो सिंग्स। ए स्वीट सॉन्ग मतलब मधुर गाना यानी स्वीट सॉन्ग। उसके बाद है वे हमें कहानी सुनाते हैं, ते है मतलब ते है, ये किसमें है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो दे टेल अस स्टोरीज। उसके बाद वो अपना पाठ याद करता है यानी लड़का है, करता है यानी लड़का है, करती है तो लड़की होती तो यहाँ पे शी लगाते, और यहाँ पे करता है यानी लड़का है यानी ही लर्न हिज लेसन यानी ही लर्न्स, लर्न मतलब फर्स्ट फॉर्म हो गए, उसके बाद एस लगा दिया और हिज लेसन ये हो जाता है। नेगेटिव सेंटेंस जैसे राजन एक अच्छा गाना नहीं गाता है। अब यहाँ पे नेगेटिव में क्या बताया, जहाँ पे नॉट नो यानी नहीं का यूज होता है वो नेगेटिव होते हैं। तो राजन क्या है, राजन एक अच्छा गाना नहीं गाता है, तो राजन डज नॉट, यहाँ पे क्या होगा, जो आपका नेगेटिव होता है उसमें डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होता है। अब ये हम देख लेते हैं, पहले हमने एग्जाम्पल देख लिया, इसके बारे में ये भी समझ लेते हैं कि कहाँ पर डू का यूज और कहाँ पर डज का यूज होता है। तो देखिए डू का यूज, अगर डू की हम बात करें कि डू नॉट कहाँ पे यूज होता है, तो डू नॉट आपका यूज होता है जैसे यू वी दे है, क्या है यू वी, और ये दे है बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज होगा। जैसे एक वचन करता है या जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे एक वचन कर्ता में एक ही तो नाम होगा ना, तो ये हो गया ही शी इट, तो इसके साथ में क्या यूज होगा, ही शी इट, इसके साथ क्या यूज होगा, तो इसके साथ डज का यूज होगा। ये चीज आप ख्याल रखिएगा। जैसे आपने जब पॉजिटिव बनाया तो उसमें एस या एस लगा, और जब आपने नेगेटिव बनाया तो डज नॉट या डू नॉट का यूज आपने किया, तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स को। राजन एक अच्छा गाना नहीं गाता है, राजन डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, और ये आपका हो जाता है, ये आपका भी नेगेटिव ही यहाँ पे है। वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो वे, तो दे हमने क्या बताया, यू वी दे के साथ क्या लगाएंगे तो डू नॉट लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए डू नॉट का यूज है। और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गो, और कहाँ तो वे अपने स्कूल देयर स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या, राजन एक अच्छा गाना गाता है, तो डज राजन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। अब देखिए आपने क्या किया, जो नेगेटिव सेंटेंस बनाया, नेगेटिव सेंटेंस में आपने जो सब्जेक्ट रखा और सब्जेक्ट के बाद आपने डू या डज रखा, तो आप उसको उल्टा कर देंगे, यानी डू या डज की जगह पे आप सब्जेक्ट रख देंगे और सब्जेक्ट की जगह पे आप डू या डज यानी कि जगह चेंज कर देंगे। ठीक है, अब राजन एक अच्छा गाना गाता है, यहाँ पे देखिए राजन एक अच्छा गाना नहीं गाता है, तो ये नॉट की प्रक्रिया हट गई। अब देखिए डज, अब यहाँ पे राजन डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग, नॉट की बात नहीं करनी है हमको क्योंकि यहाँ पे इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है डज, तो डज की जगह पे राजन और राजन की जगह पे डज, यानी डज राजन सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्या वे अपने स्कूल जाते हैं, डू दे गो टू देयर स्कूल, क्या वे मतलब दे है ना, वे दे यही तो है, दे की हिंदी क्या है तो वे, और वे की इंग्लिश क्या है तो दे। अब यहाँ पे दे यू वी के साथ डू का प्रयोग होता है ना, तो जब डू का प्रयोग होगा तो डू की जगह पे दे और दे की जगह पे डू। अगर आप सिंपल बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, उसके बाद आप जगह चेंज कर देंगे, और जब आपको आता है तो रफ करने की जरूरत भी नहीं है, आप इसी तरह से बना सकते हैं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि यू वी दे, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो रहेगी, टू देयर स्कूल, इस तरह से आपका हो जाता है। और एक चीज और बताना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कहीं पर आपका जैसे WH फैमिली आ जाती है, ये सब चीजें हमने बहुत ही बारीकी से बताई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बारीकी से चीजों को बताया गया है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो WH फैमिली होती है ना, तो उसका यूज कहाँ पे करते हैं। WH फैमिली जैसे है अगर, तो WH फैमिली अगर है तो सबसे पहले उसकी ही हम इंग्लिश लिखेंगे। जैसे तुम क्या जाते हो, और देखिए तुम क्या जाते हो और क्या तुम जाते हो में फर्क है। तुम क्या जाते हो, तुम क्या जाते हो, और क्या तुम जाते हो, क्या तुम जाते हो। अब आप कहोगे
कि बात तो एक ही है लेकिन बात एक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या बीच में आया है तो हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट, है ना। लेकिन क्या ये पहले आया है इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। इसको क्या करेंगे, डू या डज को सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट को डू या डज की जगह पे रख देंगे। ये चीज ख्याल रखिएगा। अगर क्या पहले आता है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, जगह चेंज करते हैं, और क्या अगर बीच में आता है तो उसकी इंग्लिश लिखते हैं। इसी तरह क्यों, कब, कैसे वो तो आपको पता है, उसकी तो इंग्लिश लिखी ही जाती है। तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद डू या डज लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या एस लगना है कि नहीं लगना है वो चीज़ आपको देखना है। ये सब चीज़ें आप करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस टेंस के वाक्य में काम का जारी रहना पाया जाता है परंतु काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है। मतलब काम जारी है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसकी पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, यही तो होता है। देखिए यहाँ पे भी लिखा है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब आते हैं। और इसमें क्या करते हैं, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर उसके बाद आईएनजी होता है। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, यही तो होता है ना। सब्जेक्ट वर्ब की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज हो गई कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है। पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होता है और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज, एम, आर। जैसे आपका सेंटेंस हो उस तरह से आप इज का यूज करना है कि आर का यूज करना है कि एम का यूज करना है, वो जैसा सेंटेंस हो उस तरह से आप बनाए। तो इस पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसके साथ इस का यूज होता है, किसके साथ आर का यूज होता है और किसके साथ एम का यूज होता है, क्योंकि ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे आपका हो जाता है ही, ठीक है ना, शी, और आपका हो जाता है इट। तो इनके साथ में किसका यूज करेंगे, इनके साथ में हम इसका यूज करेंगे। अगर आपका हो जाता है यू, और हो जाता है वी, और हो जाता है दे, और बहुवचन करता, और यहाँ पे एक वचन करता है ना, एक वचन करता, यहाँ पे बहुवचन करता, यहाँ पे बहु लिख देते हैं, बहुवचन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना, बहुवचन करता। तो यहाँ पे आर का यूज करेंगे। और अगर आई है तो आई के साथ हम इसमें एम का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद देखिए इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी वही चीज होती है, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस यानी जिसमें नॉट का यूज नहीं होता है, जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं होता है, वही चीज। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नॉट का यूज होता है। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो अभी इन पे तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि किसमें नॉट कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे सीता गाना गा रही है, तो सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी रहा है, रही है, रहे हैं। उसके बाद सबसे पहले सब्जेक्ट यानी सीता है, हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर है। तो सीता एक है, हमने क्या बताया, ही, शी, इट, और एक वचन कर्ता के साथ तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे यानी सिंग, और आईएनजी उसमें बढ़ा देंगे तो सिंगिंग हो गया, और ए सॉन्ग ये हो गया। उसके बाद मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो मैं देखिए क्या बताया था कि आई के साथ एम का यूज करते हैं। तो रहा हूं, रहे हैं के लिए, है के लिए किसका यूज करेंगे, अगर आई है तो एम का यूज करेंगे, और मतलब इसका यही हुआ है, हूं, है ना। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, और उसके बाद आईएनजी, और टू गोरखपुर, टू स्कूल, टू हॉस्पिटल, तो टू तो लगाते हैं, है ना, टू गोरखपुर यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है सीता और गीता, यानी सीता और गीता गीत नहीं गा रही हैं, यानी नेगेटिव सेंटेंस है। तो सीता एंड गीता आर, अब यहाँ पे आर क्यों आया, क्योंकि क्या बताया, यू, वी, दे के साथ, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं एक बार और, यू, वी और दे और बहुवचन के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ क्या यूज करेंगे, तो आर का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे आर आया है। आर नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से पहले नॉट का यूज करेंगे। कब करेंगे, तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो उससे पहले नॉट। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी से पहले। आप ऐसे किसी भी तरीके से बोल सकते हैं लेकिन उसकी जगह चेंज नहीं होगी। या आप ऐसे बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के बीच में नॉट का यूज होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही कि क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, यही लगाना है ना। तो वो क्या कर रहा है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया था कि WH फैमिली का यूज कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए WH फैमिली का यूज करना है क्योंकि बीच में आ रहा है। अब अगर आपने कोई क्वेश्चन किया और उसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, अगर हमने यस या नो में दे दिया, ठीक है ना, यस या नो में दे दिया, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हम WH फैमिली का यूज नहीं करते हैं। लेकिन जब हम यानी यस या नो में आंसर नहीं दे पाते हैं, तब वहां पे हम WH फैमिली का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमने कहा क्या तुम खाना खा चुके हो या तुम खाना खाते हो, तो हाँ या नहीं, यस या नो। फिर हमने कहा क्या तुम खेलते हो, तो आप ऐसे सिर हिला सकते हैं, नहीं या हाँ, तो नहीं यूज होगा। लेकिन जब हमने पूछा कि तुम क्या खेलते हो, तो ऐसे से तो आप सिर हिला के या यस या नो में तो नहीं आंसर। क्या खेलते हो आपको बताना है, फुटबॉल खेल रहे हो, बैडमिंटन खेल रहे हो, लूडो खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, आपको वो बताना रहेगा। और जब बताना रहेगा तब वहां पे आपको WH फैमिली का यूज करना रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या वह क्या कर रहा है, तो क्या बीच में है तो इसलिए उसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें आप देखिएगा कि जब आपका WH फैमिली आए उसके तुरंत बाद आप इज, MR जैसा भी आपका हो, जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसको लगाएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे। ये चीज़ ख्याल रखिएगा क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ही क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्ट कर देते हैं। तो सब्जेक्ट आपका इज, MR जो भी हेल्पिंग वर्ब हो उसके बाद ही लगेगा, ठीक है ना। और डूइंग कर रहे हैं तो डूइंग हो जाएगा। फिर क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं, am I writing a letter, ये हो जाता है। उसके बाद आपका देखिए इसमें है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी आपने कौन कौन से टेंस पढ़े, आपने देखिए आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लेते हैं। हालांकि यहाँ पे एक ही वीडियो में सब हो जाएंगे कंप्लीट, लेकिन जो हमने आप लोगों को बताया है बहुत ही बारीकी से, वो जैसे एक वीडियो में एक ही टेंस या एक वीडियो में दो, इस तरह से और डिटेल में चीज़ों को बताया है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। और रिवीजन के तौर पे यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इस टेंस में से प्रकट होता है कि काम अभी समाप्त हुआ है, यानी है प्रेजेंट में ही लेकिन काम अभी अभी समाप्त हुआ है। इस काल के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुके हों, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं, तो इसमें भी वही होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप कौन कौन से पाए जाते हैं, ये रूपों में होता है। और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि आपने सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, तो इसलिए इसमें पता है कि ये नहीं है कि आपको एक, जैसे राजन ने गाना गाया है तो ऐसे दे दिया आपको उसकी इंग्लिश बनानी है, ऐसा नहीं। इसमें आपको ये करना है, जैसे आपको प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में दे दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दे दिया तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, या नेगेटिव में दे दिया तो इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, या इंट्रोगेटिव दे दिया तो पॉजिटिव में चेंज करना है, इस तरह से। इसलिए मतलब आपको बारीकियां आनी चाहिए उसकी, और जब बारीकियां आएंगी तभी तो आप एक वर्ड हटा पाएंगे और एक वर्ड घटा पाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये होता है उसमें एक ही वर्ड का होता है मामला, कि कहीं पे एक वर्ड कहीं पे दो वर्ड। और जब आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो आपको तो यही लगेगा ना कि सब तो सही है, इसमें मैं सही क्या करूं, है ना। लेकिन जब आपको चीज़ें पता है कि कहीं पे ऐसा कर देते हैं कि अगर ही शी इट है तो वहां पे आर लगा दिया, अब आपको पता है कि यहाँ पे आर नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे तो इज लगना चाहिए था, तो आपने आर को हटा के इज कर दिया, है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही पॉजिटिव सिंपल, नेगेटिव नॉट वाले और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क में बार बार रिपीट करते हुए चल रही हूँ क्योंकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पॉजिटिव सेंटेंस, राजन ने गाना गाया है। अब यहाँ चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गाया है, तो इस तरह से आएंगे। तो यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वो हैज या हैव का यूज करते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट हो जाता है ना, सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करते हो, सब्जेक्ट प्लस आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है ना, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है।
और उसके बाद आपका हो जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब की कौन सी फॉर्म रहेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, है ना, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वरना नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, राजन ने एक गाना गाया, तो राजन हैज संग ए सॉन्ग, तो राजन यानी ही शी इट के साथ आपका हैज। अब यहाँ पे समझ लेते हैं हैज कहाँ पे लगता है और हैव कहाँ पे लगता है। तो वही चीज जैसे ही, शी और इट और एक वचन करता है ना, एक वचन करता के साथ क्या लगेगा, तो आपका हो जाएगा हैज। क्या लगेगा, तो हैज। और जैसे कहीं पर यू वी दे और बहुवचन है तो और आई है तो हैव लगेगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, राजन ने एक गाना गाया, तो राजन हैज संग ए सॉन्ग। देखिए संग यानी सिंग फर्स्ट फॉर्म, संग थर्ड फॉर्म हो जाती है ना। मैंने आज एक चोर पकड़ा, मैंने एक चोर पकड़ा, मैंने की इंग्लिश आई। और अभी क्या बताया, यू वी दे आई के साथ क्या यूज करेंगे, तो हैव का यूज करेंगे। तो ये हैव हो जाता है ना, हैव। और क्या कहा किया है, पकड़ा है, तो कॉट ए थीफ टुडे, आज पकड़ा है तो टुडे। उसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस, राजन ने गाना नहीं गाया है, नहीं गाया है, सिर्फ नोट इसमें और बढ़ा देंगे वही हो जाएगा, है ना। तो राजन हैज, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद आप नॉट का यूज करेंगे। तो राजन हैज नॉट संग ए सॉन्ग, संग यानी थर्ड फॉर्म हो गई, है ना, संग ए सॉन्ग। मैं अपना पाठ याद नहीं कर चुका हूँ, आई हैव नॉट लर्न माई लेसन। लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नट हो जाती है, यहाँ पे टी लग जाता है। और आई के साथ तो हैव का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करते हैं। तो इस तरह से हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव जिसमें नॉट का यूज होता है, सॉरी जिसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है, जिसमें क्या कब कैसे कहाँ, जिसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो उसमें तो आपको पता है कि WH फैमिली का यूज कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे, सब्जेक्ट को डू या डज, और उसमें डज सब्जेक्ट की जगह पे डू या डज और डू या डज की जगह पे सब्जेक्ट लिखते, यही तो है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है उसने क्या किया, उसने क्या किया, तो यहाँ पे क्या बीच में है ना, उसने क्या किया तो यहाँ पे बीच में है, तो इसलिए आपका हो जाता है व्हाट हैज ही डन। तो व्हाट के तुरंत बाद आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपका हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें समझ लेते हैं कि इस टेंस में क्या होता है। इस टेंस में ये टेंस प्रकट करता है कि काम भूतकाल में प्रारंभ होकर अब वर्तमान काल में जारी है, यानी मतलब काम काफी टाइम से स्टार्ट था लेकिन अभी भी वो जारी है। ये किस में आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। तो इस काल के वाक्यों के मतलब वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रही हूँ, रहा हूँ, ये सब आते। अभी आप कहोगे कि अभी तो मैडम ने ये पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो पढ़ाया था तो उसमें रहा है, रही है, रहा हूं, लेकिन इसमें चेंजिंग है, आप पहचान पाओगे। देखिए आप समझिए, यदि शब्द आते हैं और इसमें समय भी दिया होता है, उसमें समय तो नहीं दिया था, इसमें समय दिया होता है। अब उसमें इज़-एम-आर यूज किया था और इसमें क्या यूज करेंगे, तो इसमें हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। उसमें क्या किया था, इज़-एम-आर का यूज किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, यही तो यूज किया था। अब इसमें क्या है, हैज बीन और प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इस तरह से आपका हो जाता है। और इसमें क्या क्या है, देखिए इसमें भी वही चीजें हैं कि पॉजिटिव जो सिंपल बनता है, फिर नेगेटिव जिसमें नॉट लगता है, फिर इंट्रोगेटिव जिसमें आपका क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। उसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। जैसे राजन 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो राजन हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 hours। अब यहाँ पे चीजों को समझ लीजिए, एक ही सेंटेंस में आप चीजों को समझ लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे राजन है, यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम क्या करेंगे, तो हैज का यूज करेंगे और हैज के साथ बीन का यूज करेंगे, क्योंकि ये आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी, ये भी ठीक है। उसके बाद फॉर का यूज यहाँ पे क्यों हुआ है,
या यहाँ पे देखिए क्या है कि राजन 2 घंटे से खेल रहा है, यानी कहीं पे समय दिया होता है तो वहां पे क्या यूज करते हैं, फॉर या सिंस का यूज करते हैं, फॉर या सिंस का यूज करते हैं। अब देखिए फॉर का यूज कहाँ पे करते हैं और सिंस का यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कहीं पे अनिश्चित समय दिया होता है, जैसे कई दिनों से, ठीक है, कई घंटों से, कई मिनट से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, ये क्या है अभी आपको पता नहीं है। कुछ कितने हैं भाई, कुछ घंटे कितने हैं, या इसमें कोई कितने मिनट है, कुछ मिनट तो कितने हैं, या 2 घंटे से, तो कौन से 2 घंटे से हमको ये नहीं पता, सुबह के 2 घंटे से, शाम के 2 घंटे से, रात के 2 घंटे से। लेकिन अगर आपका हो जाए 2 बजे से, ठीक है, तो इसमें क्या यूज करेंगे, सिंस, निश्चित है, क्या है, तो निश्चित है, ठीक है ना, निश्चित है। और फॉर मतलब अनिश्चित है, जहां पे अनिश्चितता हो, अनिश्चित, ठीक है, जहां पे अनिश्चितता हो वहां पे फोर, जहां पे निश्चितता हो वहां पे सिंस। जैसे कह दिया कि जनवरी से ऐसा वर्क हो रहा था, तो जनवरी पता है, कंफर्म है, कोई भी मंथ आ जाए, नाम उसका दिए हो, तो ये आपका इसमें सिंस आएगा। कोई भी दिन दिए हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मतलब कोई भी दिन दिए हो, वीक के 7 डेज होते हैं, उसमें कोई भी दिन दिए हो तो मतलब सिंस आएगा। घंटे जैसे 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, कंफर्म है, 2 मिनट से, है ना, तो कंफर्म है। और जैसे आपका सुबह से, सुबह क्या है, रोज होती है ना, और शाम क्या है, रोज होती है, वो कंफर्म है। दोपहर क्या है, तो कंफर्म है। लेकिन अगर कह दे कुछ घंटों से, कुछ मिनट से और कुछ टाइम से, इस तरह से अगर दे देते हैं तो वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है, वहां पे फॉर आता है, और जहां पे निश्चित है वहां पे सिंस आता है। तो यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, 2 घंटे से, तो हमें नहीं पता है कौन वाले 2 घंटे से, सुबह के या शाम के, तो इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। और उसके तुरंत बाद आपका 2 आवर्स, 2 घंटे से, है ना। अब देखिए नेक्स्ट जो आपका हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या है, वो 1980 से इस मकान में रह रही है। अब रह रही है मतलब लड़की है ना, तो शी। अब इसके साथ हैज बीन का तो यूज करेंगे ना, हैज बीन का यूज कर लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लिया। उसके बाद इस मकान में तो दिस हाउस, और कब से रह रही है, एक टाइम दिया है, पीरियड टाइम दिया, 1980, 1990, 2000 से 2023 में, 2020 में, मतलब बहरहाल कुछ भी दिए हों, एक पीरियड टाइम, एक पीरियड सन दिए हों, तो मतलब वहां पे सिंस का यूज होगा। तो ये आपका सिंस हो जाता है, और यहाँ पे 1980 हो जाता है। फिर नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हैज बीन या हैव बीन के बाद नॉट लगाया जाता है। तो किसके बाद नॉट लगाया जाता है, नेगेटिव मतलब तो आप लोग समझते हैं जिसमें नॉट का यूज होता है। तो हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जैसे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, हैज बीन, हैव बीन, तो हैज बीन के बीच में नॉट आएगा। जैसे हैज लिखा और बीन है, ठीक है ना। अब जब नॉट वाला है तो हैज, और यहाँ पे बीन, और यहाँ पे आपका नॉट आएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग, कब से, तो यहाँ पे 2 घंटे से। फिर वही चीज आई है कि 2 घंटे से, कौन से 2 घंटे नहीं पता है, तो यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। फिर इसके बाद है वो 1980 से इस मकान में नहीं रह रही है, तो शी हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। देखिए इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि शी मतलब नहीं रह रही है, लड़की है तो शी है, उसके साथ हैज़ नॉट बीन यानी नेगेटिव है, तो हैज़ और बीन के बीच में नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद इन दिस हाउस सिंस यानी कि निश्चित समय है, तो सिंस 1980 इस तरह से हो जाता है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इस वाक्य इन जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या होता है उनके अनुवाद में पहले हैज या हैव, फिर कर्ता, फिर बीन और अंत में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। क्या तुम इस कॉलेज में 6 महीने से अध्ययन कर रहे हो, तो क्या, क्योंकि ये कह रहे हैं तो आप हाँ और ना में आंसर दे सकते हो। तो इसमें क्या होगा, तो
हैव हैज जो है वो पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 मंथ। अब इन्होंने क्या कहा, 6 महीने से। ये नहीं पता कौन से 6 महीने से, जनवरी से 6 महीने से, फरवरी से 6 महीने से, 6 महीने दे दिया। अब हमें नहीं पता कौन से, पिछले 2019 के 6 महीने, 2020 के 6 महीने, है ना, 1999 के 6 महीने, ऐसा नहीं पता है। तो यहाँ पे फॉर का यूज हुआ। क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है, तो 5 बजे से इन्होंने क्या किया, एकदम कंफर्म कर दिया कि 5 बजे से। तो हैज सीता नॉट बीन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock, और आपका ये चिन्ह रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह से आपके ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, जैसा कि आप लोगों को पता है पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, जो काम हम कर चुके हैं भूतकाल में। जैसे कल हमने खाना खाया था, कल हमने पढ़ा था, कल हम स्कूल गए थे, है ना, तो वो सब किस में है, तो वो पास्ट टेंस में है। अब पास्ट टेंस में कितने टेंस होते हैं, इसके जो प्रकार है उनकी बात कर लेते हैं। हालांकि स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, फिर से देख लेते हैं। तो पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस आप बोल सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें देखिए क्या होता है, पहचान इसकी क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। इस काल में भूतकाल में काम का होना पाया जाता। भाई भूतकाल जब पास्ट है तो बीता हुआ काल है, तो मतलब भूतकाल ही हो गया। तो उसमें भूतकाल में काम का होना पाया जाता है, इसमें समय नहीं दिया होता है। इन वाक्यों के अंत में आ, या, ई, ये, ई, या, थी, या, था, ते, थे, ती, थी अथवा सका आता है। और इसमें भी कौन कौन से होते हैं, तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें भी सभी तरह के होते हैं। सिंपल वाले भी होते हैं, नॉट वाले भी होते हैं और क्वेश्चन मार्क वाले भी होते हैं। ठीक है, अब पॉजिटिव सेंटेंस को पहले समझते हैं। ऐसे वाक्यों में वर्ब में सेकेंड फॉर्म आती है। अब इसमें देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो सेकेंड फॉर्म। अब आप लोगों के लिए कितना मोस्ट हो जाता है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, मस्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सारी फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि किसी में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS लगा, किसी में देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगा, किसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने पढ़ा, है ना। अब देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म पढ़ रहे हैं, यानी कि सारी फॉर्म तो आ गई, तो इसलिए आपको सारी फॉर्म आनी चाहिए। ऐसे वाक्यों में वर्ब में सेकेंड फॉर्म आता है। राजन ने मुझे एक पेन दिया, राजन ने मुझे एक पेन दिया। अभी देखिए दिया, यहाँ पे आप पहचान में देख ले कि आ, या, ई, या थी और या था, ते, थे, ती, थी अथवा सका, ये सब किस में आते हैं, तो ये आपके आते हैं पास्ट में, है ना। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो राजन ने मुझे एक पेन दिया था, तो राजन गेव मी ए पेन। अब गेव क्या है, तो सेकेंड फॉर्म है। अगर गिव होता तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती ना, तो गेव। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये सारी फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सीता मुझे हिंदी पढ़ाती है, तो सीता टॉट मी हिंदी, सेकेंड फॉर्म। उसके बाद मुझे पढ़ाती है तो मी हिंदी। नेगेटिव सेंटेंस, इस काल के नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने में पहले कर्ता, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होंगे जिसमें नॉट का यूज़ होता है, उसमें डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग समझिएगा अच्छे से कि ये पास्ट टेंस में होता है जिसमें डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, ही डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी यहाँ पे क्या है, डिड नॉट है ना, नॉट वाले में। जिन वाक्यों में सका, सकी, सके आए, उसके अनुवाद में कुड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यानी जहाँ पे सका, सके, सके, तो वहाँ पे क्या आता है, तो वहाँ पे कुड नॉट आता है। तो इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, सका, सकी, सके, वहाँ पे क्या आता है, तो कुड नॉट आता है। और उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे कौन सी आती है, तो आपकी सेकंड फॉर्म आती है और डिड नॉट आता है ना। वे रविवार को दिल्ली नहीं जा सके, वे रविवार को दिल्ली नहीं जा सके, यानी दे। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं
कि दे, सके, सका। अब यहाँ पे देखिए सका सकी के साथ क्या यूज करेंगे, तो कुड नॉट यूज करेंगे। तो कुड नॉट गो टू दिल्ली ऑन संडे, दिल्ली ऑन संडे। और गो यानी यहाँ पे देखिए कुड नॉट हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, क्या राम ने उस लड़के को पीटा, तो क्या राम ने, तो वही चीज, क्योंकि क्या पहले है तो इसलिए डिड राम बीट दैट बॉय, पीटने का बीट, ठीक है ना। तो डिड राम बीट दैट बॉय। मेरा दूध किसने पिया, हु ड्रंक माई मिल्क। ड्रंक यानी फर्स्ट सेकेंड फॉर्म और ड्रिंक मतलब फर्स्ट फॉर्म, और मेरा दूध किसने पिया तो हु, है ना, ये इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अब पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँच सके। तो आपका हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें भी देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है तो समझ लेते हैं। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस तो होती ही हैं, नेगेटिव सेंटेंस तो होते ही हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सभी में देखिए सब में हैं, क्योंकि सिंपल वाले भी हैं, नेगेटिव वाले भी हैं और क्वेश्चन मार्क वाले भी हो जाते हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे तुम हंस रहे थे, तो यू वेयर लाफिंग। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो जाता है, सबसे पहले क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या हो जाता है, जैसे वाज या वेयर, है ना, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आपका हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यहाँ पे हो जाता है, आईएनजी हो जाता है। तो तुम हंस रहे थे, यू वेयर लाफिंग। अब हेल्पिंग वर्ब में वाज या वेयर, अब कहाँ पे वाज और कहाँ पे वेयर यूज करेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे यू वी दे है, क्या है, तो यू और आपका वी हो जाता है और आपका दे हो जाता है बहुवचन, तो वहाँ पे वेयर का यूज़ करेंगे। लेकिन जहाँ पे एक वचन होगा, ही शी इट होगा, यानी एक वचन होगा, एक वचन और क्या हो जाएगा आपका, ही और शी हो जाएगा और इट हो जाएगा, वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो वाज यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया, यू वेयर लाफिंग, यानी तुम हंस रहे थे तो यू वेयर लाफिंग। अब नेगेटिव में कैसे हो जाता है, तुम जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, तो तुम यानी यू, अब यू के साथ क्या यूज़ करेंगे, तो वेयर, है ना, यू के साथ वेयर और वाज ये इनके साथ आएगा, तो यू वेयर। अब उसके साथ नॉट लगा देंगे, है ना, और चिल्लाना शॉटिंग, और कैसे चिल्ला रहे थे, जोर से, तो लाउडली। फिर उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो क्या सीता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सीता था पहले, जैसे जो सिंपल बनाएंगे तो सब्जेक्ट सीता है, तो सब्जेक्ट की जगह पे आप हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आप सब्जेक्ट रख देंगे, यही तो आप करेंगे ना। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी यानी लिसनिंग टू माई एडवाइस, यानी क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो वासीता लिसनिंग टू माई एडवाइस ये हो जाता है। तो अभी आपने देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कंप्लीट किया। अब आप कंप्लीट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें देखिए पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी होते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। अब इसमें देखिए आपको समझ में आ गया, चुका था, चुकी थे, चुके थे। अब उसमें पहले में क्या था, प्रेजेंट में, देखिए सबको साथ में लेके चलते हैं जिसमें कंफ्यूजन ना हो, चुका है, चुकी है, ऐसा हुआ था ना। अब इसमें चुका था, चुकी थी, तो कंफ्यूजन हो ही नहीं सकती, क्योंकि था मतलब पास्ट है और चुका है मतलब प्रेजेंट है। तो इसमें चुका था, तो वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। यहाँ पे क्या होगा, ही हैड ऑलरेडी प्लेड विद दीज टुडे, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैड होगा, है ना,
और उसके बाद क्या होगा, ऑलरेडी प्लेड यानी थर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद विद दिस टुडे तो यानी क्या है, वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो सब अतिथि जा चुके थे। तो व्हेन जब यानी जब की तो इंग्लिश पहले लिखेंगे, मैं यानी आई, घर पहुंचा यानी रीच्ड होम क्योंकि आपने यहाँ पे तो व्हेन लगा ही दिया। ऑल द गेस्ट हैड गॉन। नेगेटिव सेंटेंस, धोबी के आने से पहले वो कपड़े नहीं धो चुकी थी। अब धोबी के आने से पहले तो शी हैड नॉट वॉश द क्लॉथ बिफोर, क्योंकि पहले बिफोर है ना। द वॉशरमैन कम, यानी धोबी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी, तो शी हैड नॉट वॉश द क्लॉथ बिफोर द वॉशरमैन कम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग गया था? तो हैड द थीफ रन अवे बिफोर द पुलिस कम, यहाँ पे हो जाता है। अब बचा आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 3 हो गए, अब ये आपका हो जाता है। तो इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, जैसे वे सुबह से खेल रहे थे, है ना। दे हैड बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग, क्योंकि वो सुबह से खेल रहे थे। तो इसमें सिंस, अभी इस पे बहुत लेंदी लेक्चर हुआ कि सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ पे होता है, लेकिन फिर से हम कर देते हैं। और अगर और भी डिटेल में चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वे सुबह से खेल रहे थे। तो सुबह मतलब सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, कंफर्म है। जिस चीज में जो चीज कंफर्म है, पक्का है एकदम, तो उसमें वो निश्चित है, तो उसमें सिंस का यूज होगा, है ना। तो दे हैड बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। उसके बाद नेगेटिव है, सीता 3 घंटे से अपनी गुड़िया से नहीं खेल रही थी। तो सीता हैड नॉट बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स फॉर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे, कौन से 3 घंटे नहीं पता है। तो इस तरह से हो जाता है। और इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क, है ना, इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क। तो वे सुबह से कहाँ खेल रहे थे? तो वेयर हैड द बीन प्लेइंग सिंस द मॉर्निंग। क्या राजन इस मकान में सन 1980 से नहीं रह रहा था? तो हैड राजन नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1980। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए सिंस का यूज क्यों हुआ है, क्योंकि एक कंफर्म टाइम है, एक्यूरेट टाइम दिए हुए 1980। तो ये चीज बताया कि अगर एकदम कंफर्म टाइम दिए हो 1980, 1990, कोई भी उसके जो भी मतलब दिए हो, एकदम निश्चित हो कि हाँ ये संडे से वर्क हो रहा है, मंडे से वर्क हो रहा है, 1980 से वर्क हो रहा है, 1990 से वर्क हो रहा है, जो भी वर्क हो रहा है टाइम है, तो उसमें सिंस। और अगर कुछ टाइम से, कुछ सन से, तो कुछ सन, कौन से सन नहीं पता है, वहां पे फॉर का यूज होगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपका फ्यूचर टेंस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो फ्यूचर टेंस है, तो इसमें हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसको बाद में देखते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर सेशन अच्छा लगा है और क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।